नमस्कार दोस्तों, क्राइम की स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार कहानी की शुरुआत करता हूं। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत हो सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गलत लिखी जा सकती है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी झूठा कहा जा सकता है कि सामने वाली का रेप नहीं हुआ? क्या एक पुलिस की टीम पहले एक जांच करे और कहे कि यह मर्डर है, और फिर एक सीबीआई की टीम आए और कहे कि नहीं, सुसाइड है? ये सारे वे सवाल हैं जो एक हीरोइन के मर्डर से जुड़े हुए हैं। साउथ की एक अपने दौर की मशहूर हीरोइन जिनकी बहुत ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई, आज लगभग 20 साल हो चुके हैं, या शायद उससे ज्यादा। 20 कह रहा हूं, हाँ 20 के करीब, लेकिन आज भी उस हीरोइन की मौत की असली वजह क्या है, नहीं मालूम। उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट फाइनल दे दी, लेकिन घर वाले आज भी यह मानने को तैयार नहीं हैं। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और इस मौत को मर्डर बताया, उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन फिर बात वही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या जानबूझकर गलत लिखवाई गई? क्योंकि जहां इंसान है, वहां साजिश तो हो सकती है। कहानी है साउथ की एक बहुत ही उभरती हुई एक्ट्रेस हीरोइन प्रतीक्षा की, जिसका जन्म हैदराबाद में हुआ। पिता की मौत बचपन में हो चुकी थी। प्रतीक्षा और उसका एक भाई, मां नौकरी करती थी और अपने दोनों बच्चों को उन्होंने कहा था कि मैं खूब पढ़ाऊंगी ताकि ये बड़े होकर एक मुकाम हासिल करें, अच्छी जिंदगी जिएं, और इसके लिए दोनों को पहले अच्छे स्कूल और फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। प्रतीक्षा भी चाहती थी कि अच्छी सरकारी नौकरी करे। लेकिन फिर उसने देखा धीरे धीरे कि मां उन दोनों बच्चों के लिए, यानी उसके और उसके भाई के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो उसे लगा कि हम बहुत सेल्फिश हो जाएंगे अगर कॉलेज के बाद ऐसा है कि कुछ मां के काम में हाथ बटाएं। तो उसने कहा, कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। उसे एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। इत्तेफाक की बात है कि तभी हैदराबाद में एक टेलीविजन स्टार कंटेस्टेंट रियलिटी शो हुआ जिसमें नए नए उभरते हुए कलाकारों को मौका दिया जाना था। प्रतीक्षा ने भी वहां अप्लाई कर दिया। सिलेक्शन हो गया। उसने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और ना सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि आखिर में उसने इस कंपटीशन को जीता और उसे मिस लवली स्माइल का खिताब मिला। अब एक स्टार नए उभरते हुए कलाकारों के लिए कंपटीशन में वह विनर बनी, तो लगा कि फिल्मों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से खुले नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, उसने कोशिश की, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के दरवाजों पर दस्तक देने लगी। और आखिरकार मेहनत रंग लाई और उसे पहली तेलुगु फिल्म में काम मिला। 1998 में एक फिल्म आई थी, रायडू, और इसी फिल्म में प्रतीक्षा को एक हीरोइन बनने का मौका मिला। इस फिल्म के हीरो थे मोहन बाबू, बहुत जाने माने अदाकार, और इस फिल्म में 3 हीरोइन थी। उनमें से एक का कैरेक्टर प्रतीक्षा ने प्ले किया। इस फिल्म के बाद प्रतीक्षा की एक पहचान बनी तेलुगु फिल्मों में, और अब उसे लगा कि चलो, उसकी मंजिल करीब है और जो चाहती थी मिलेगा। मां की मदद कर पाएगी, घर का खर्चा ठीक से चलेगा। इस फिल्म के बाद फिर 1998 में उसे एक दूसरी फिल्म मिली, रमाल्या। यह फिल्म रिलीज हुई, ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस पर इसने काम किया। प्रतीक्षा की और थोड़ी पहचान बनी। अब उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और प्रतीक्षा को कई फिल्में मिलने लगीं। 2002 तक वह करीब 10 फिल्मों में काम कर चुकी थी और वहां जितनी उभरती हुई हीरोइन थी, उनमें उसका नाम शुमार होने लगा था। साउथ इंडिया में तेलुगु में जैसे जो काम करते, उन्हें बहुत सारे मलयालम फिल्मों में भी, कन्नड़ फिल्मों में भी चांस मिलता रहता है। तो प्रतीक्षा के साथ भी ऐसा ही था। प्रोड्यूसर लाइन लगाकर उसकी डेट्स लेते थे। अब लगा प्रतीक्षा की जिंदगी की गाड़ी सही चल रही है। फिल्मों में एक पहचान बन रही है, काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। घर भी उसने खरीद लिया, मां भी खुश थी, भाई भी खुश था। लेकिन उसकी जिंदगी में खालीपन था और उसकी वजह यह थी कि उसे बचपन से, स्कूल टाइम से, उसके स्कूल का एक दोस्त हुआ करता था सिद्धार्थ, जिससे उसे प्यार था। वह उससे बहुत प्यार करती थी और सिद्धार्थ भी उससे बहुत प्यार करता था। दोनों चाहते थे कि आगे चलकर शादी करें और एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के हो जाए। फिल्मों में इधर प्रतीक्षा को कामयाबी मिली, उधर सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।
अब लगा प्रतीक्षा को कि यह वक्त आ गया जब दोनों शादी कर लें। उसने सिद्धार्थ से बात की, लेकिन सिद्धार्थ के घर वाले एक फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। काफी कोशिश की सिद्धार्थ ने भी, प्रतीक्षा ने भी उन्हें मनाने की, लेकिन घर वाले नहीं माने। प्रतीक्षा को भी लगा कि चलो थोड़ा सा वक्त पर छोड़ देते हैं, क्या पता वे राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं कि शादी हो जाए। लेकिन कोशिशें जारी रहीं। एक तरफ वह फिल्मों में काम कर रही थी, नई नई मंजिलें पा रही थी, शोहरत, दौलत सब उसके पास आता जा रहा था। लेकिन खालीपन यही कि उसे उसका प्यार नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान 23 फरवरी 2002 की तारीख आती है। 23 फरवरी 2002 को शादी के सिलसिले में प्रतीक्षा सिद्धार्थ से बात करती है और वह कहती है कि उसे आज ही एक फिल्म का ऑफर मिला है, फिल्म साइन करने के लिए और उसके डायरेक्टर से बात करने के लिए उसके पास जाना है। सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है। प्रतीक्षा ने अपनी मां को यह खुशखबरी दी कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म मिली है और उसे साइन करने जाना है। लेकिन उसके 2.5 घंटे के बाद ही प्रतीक्षा की मां के पास एक फोन आता है। फोन पर जो था, उसने खबर दी कि आप फौरन फलाने हॉस्पिटल पहुंचे, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। जैसे ही मां को खबर मिलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां जाकर पता चलता है कि प्रतीक्षा और सिद्धार्थ दोनों हॉस्पिटल में हैं और दोनों ने कोई जहरीली चीज पी ली है। सिद्धार्थ खतरे से बाहर है, लेकिन प्रतीक्षा दम तोड़ चुकी है। जब यह सब हुआ तो मां को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सिद्धार्थ के घर वालों को भी समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ के होश में आने का इंतजार किया गया। जब सिद्धार्थ होश में आया तो उसने बयान दिया। उसने कहा कि वह प्रतीक्षा से मिलने के लिए गया था। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक नई फिल्म मिली थी। उसने कहा था कि हम साइन करने चलेंगे। लेकिन फिर शादी की बात छिड़ी और उसके बाद हम दोनों एक शॉप में गए। सिद्धार्थ की गाड़ी थी। उस शॉप से उसने कीड़े मारने वाली दवा की एक शीशी ली, कीटनाशक दवा। उसने कहा कि उसके बाद हम दोनों घर आए, सिद्धार्थ के घर। वहां जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में वह दवा डाली और फिर एक उसने पी, एक मैंने पी। फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं। क्यों किया ऐसा? बात वही शादी की। अब कुल मिलाकर साफ यह था कि दोनों ने अपनी जिंदगी खुद खत्म करने की कोशिश की है और मोटिव और मकसद यही है कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रतीक्षा की मां को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वजह यह थी कि उन्होंने कहा सिर्फ 2.5 घंटे पहले उनकी बेटी इतनी खुश थी कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिला। उसका करियर ऊंचाई पर जा रहा था। उन्होंने कहा कि जो एक डायरेक्टर थे, तेजा, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, उन्होंने एक फिल्म बनानी थी जिसमें प्रतीक्षा को हीरोइन के तौर पर लिया था। फिल्म का नाम था जयम और इसमें जयम रवि को डेब्यू करना था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने खुद फोन करके बताया कि अगले 2.5 घंटे के बाद मैं वहां 2 से 2.5 घंटे में जाऊंगी, फिल्म साइन करूंगी। बहुत बड़ा बैनर है, प्रोजेक्ट है। तो जो लड़की 2.5 घंटे पहले इतनी खुश है, वह अचानक सुसाइड क्यों करेगी? उन्होंने बड़े सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस से भी कहा कि आप मामले की जांच करो, मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। इधर टॉलीवुड में, यानी वहां की फिल्म इंडस्ट्री में, हड़कंप मच गया कि एक इतनी होनहार अदाकारा, जो इतनी तेजी से उभर रही है, वह अपनी जान कैसे देगी? किसी को भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतीक्षा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। अब अचानक कहानी पलट गई क्योंकि एक शख्स, जो प्रतीक्षा के साथ अस्पताल में था और उसी कीटनाशक दवा को पीकर बच गया, दूसरी तरफ प्रतीक्षा, जिसकी जान चली गई, वह भी जहर पीने से मरी थी। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यह कह रही थी कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। उसी रिपोर्ट में यह भी था कि मौत से पहले प्रतीक्षा के साथ जबरदस्ती की गई थी। अब प्रतीक्षा की मां ने फिर कहा कि प्रतीक्षा का मर्डर हुआ है। उन्होंने शुरू से यह बात कही थी और उन्होंने एक नाम लिया कि एक मिनिस्टर, उसके बेटे, उसके साथी और सिद्धार्थ ने मिलकर उनकी बेटी का कत्ल किया और उसके साथ गैंग रेप किया।
अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में आई और मौत की वजह पता चली तो हड़कंप मच गया। पुलिस के ऊपर भी दबाव बढ़ गया। उधर जितने बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, सभी ने दबाव डालना शुरू किया कि इस मामले की ठीक से जांच कीजिए। लेकिन पुलिस का कहना था कि जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर डॉक्टरों की हमारी जांच आगे बढ़ेगी। सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उस पर मर्डर और रेप के चार्जेस लगे, लेकिन मिनिस्टर के बेटे का नाम या मिनिस्टर का नाम अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं था। अब क्या किया जाए? पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन लोगों को पुलिस की तफ्तीश पर भरोसा नहीं था। तो फिर यह हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े अदाकार, कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि इस मामले की जांच आप सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पुलिस इस मामले को दबा रही है और उसकी वजह यह है कि इसमें राज्य सरकार के एक मंत्री का नाम आ रहा है, मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, और इसलिए इस मामले को एक मर्डर केस से सुसाइड केस का रंग दिया जा रहा है। आखिरकार सरकार को भी लगा कि जब उसके अपने ही एक मिनिस्टर का नाम आ रहा है तो फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब प्रतीक्षा मर्डर केस की जांच सीबीआई शुरू करती है। जब सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है तो सबसे पहले वही कहानी से शुरू होती है कि 23 तारीख को जिस दिन प्रतीक्षा की मौत हुई थी उस दिन हुआ क्या था। सीबीआई की जांच में पता चला कि 23 तारीख की दोपहर को प्रतीक्षा एक ब्यूटी पार्लर गई थी। उसी ब्यूटी पार्लर में थोड़ी देर के बाद अचानक सिद्धार्थ आता है। वहां वह थोड़ी देर तक बातचीत करता है। इसके बाद वे दोनों ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते हैं। सिद्धार्थ अपनी कार में था और प्रतीक्षा अपनी कार लौटा चुकी थी। अब प्रतीक्षा और सिद्धार्थ उसी कार में बैठते हैं और वहां से इधर उधर कहीं सड़क पर घूमते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यह कार एक शॉप के बाहर रुकती है। उस शॉप से कीटनाशक दवा खरीदी जाती है और उसके बाद यह दोनों फिर कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ की गाड़ी उसके घर के पास रुक जाती है और गाड़ी से उतरकर प्रतीक्षा और सिद्धार्थ के फ्लैट में जाते हैं। क्योंकि प्रतीक्षा एक हीरोइन थी, उस वक्त तक उसकी 10 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, लोग उसे जानते थे, पड़ोसी भी जानते थे। उन्होंने देखा कि प्रतीक्षा आई है और वे दोनों अंदर चले गए। अब यह भी था कि हीरोइन बाहर निकलेगी तो लोग देखेंगे। लेकिन काफी देर तक जब वे नहीं आए तो पड़ोसी जो इंतजार कर रहे थे उन्हें कुछ शक हुआ। फिर उन्होंने घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब आवाज नहीं आई तो उनमें से एक पड़ोसी, जो संयोगवश प्रतीक्षा की फैमिली को भी जानता था और सिद्धार्थ की फैमिली को भी जानता था, सिद्धार्थ के पेरेंट्स को फोन किया गया कि यहां प्रतीक्षा और सिद्धार्थ आए हुए हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। बहुत देर से हम घंटी बजा रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। हमें शक है कि कुछ गड़बड़ ना हो। फैमिली भागती भागती आई। उन्होंने भी दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई और अंदर दाखिल हुई तो देखा कि घर के अंदर फर्श पर प्रतीक्षा और सिद्धार्थ दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं। प्रतीक्षा के मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रतीक्षा की मौत हो गई जबकि सिद्धार्थ की जान बच गई। अब जब यह पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस ने कहा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यह रेप और गला दबाकर मर्डर करने की बात कहां से आई। पुलिस ने तफ्तीश की, डॉक्टरों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि एक पॉइजन डेथ को गला घोटकर मौत कैसे लिखा जा सकता है। क्या दबाव था? अभी दबाव यह था कि मंत्री के बेटे का नाम हटाया जा रहा था, क्योंकि कहानी ऐसी थी कि एक मिनिस्टर, उसका बेटा, उसके दोस्त, सभी ने मिलकर एक हीरोइन के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने डॉक्टरों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी इन्वेस्टिगेशन की। अब सीबीआई पर भी सवाल उठने लगे कि सीबीआई क्यों वक्त ले रही है और इस मामले को रफादफा करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी सीबीआई के बारे में धारणा बन चुकी थी कि जो मामला लेती है वह डूबा देती है। पुलिस ने तफ्तीश की, फिर सीबीआई की एक रिपोर्ट आई और उसने सबको चौंका दिया। सीबीआई ने जो काम किया उस पर यह था कि जोमा और बाकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टेट पुलिस की बजाय सीबीआई को केस दे दिया जाए ताकि ईमानदारी से जांच हो, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा इसमें शामिल है।
पुलिस ने सिद्धार्थ के खिलाफ 302 मर्डर का केस दर्ज कर लिया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन जब सीबीआई ने अपनी पूरी जांच पूरी कर ली तो उसने एफआईआर में 302 का सेक्शन हटा दिया और सिद्धार्थ को कातिल से हटाकर नई एफआईआर में खुदकुशी के लिए उकसाने का मुलजिम करार दिया। यानी यह कि उसकी वजह से प्रतीक्षा ने खुदकुशी की। अब जब यह हुआ तो जितने भी डॉक्टर और बाकी लोग थे, फिर सारी चीजों की बारीकी से जांच की गई। पता चला कि जब इन दोनों को उस हालत में लाया गया था जब उन्होंने कुछ पॉइजन चीज पी थी, तो उस वक्त प्रतीक्षा की मां ने भी दोनों को देखा था। प्रतीक्षा की मां का यह बयान था, पुलिस में स्टेटमेंट था, कि जब मैं आई तो मेरी बेटी का जिस्म देखा और मैंने फिर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने वह कीटनाशक दवा सिर्फ अपने होठों पर लगा रखा था ताकि वह चकमा दे सके कि मैंने भी पिया और हम दोनों साथ सुसाइड कर रहे हैं। बाकी वह बिल्कुल ठीक था, फिट था, उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। और यह इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बेटी के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ और उसके बाद उसे सुसाइड दिखाने के लिए इन दोनों ने पॉइजन चीज या कीटनाशक दवा पी ली। अब मां की इस एलिगेशन के बाद सीबीआई फिर से जांच कर रही थी। लेकिन आखिर में सीबीआई ने जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी, उस डॉक्टर के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। अच्छा, तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। तो आखिर में सीबीआई ने सिद्धार्थ को प्रतीक्षा की मौत के लिए या कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराया और यही चार्जेस लगाए और अदालत में पेश किए। आरोप पत्र दाखिल हुआ। उसके बाद अदालत ने सिद्धार्थ को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन फिर बाद में इनमें से भी 3 साल कम कर दिया। कुल मिलाकर 2 साल की सजा हुई। 2 साल में वैसे ही जमानत मिल जाती है, तो जमानत भी मिल गई। लेकिन आज भी जो प्रतीक्षा की मां है, उनका कहना है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी उनकी बेटी के साथ, और इस साजिश में बड़े और ताकतवर लोग शामिल थे। वरना एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को आप सवालों के घेरे में खड़ा कर अदालत में जिस तरीके से सारी चीजों को उलट-पुलट किया गया, ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उनका जो सवाल था कि उनकी बेटी के लिए खुदकुशी करने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए कोई मतलब भी नहीं था, कोई मानी भी नहीं थे। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, कामयाबी की उड़ान भर रही थी। सिद्धार्थ से प्यार था, सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी। घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन आज नहीं तो कल हो जाते। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब दोनों ने एक साथ जहर पिया तो एक मर गया और एक बच गया। उनके बहुत सारे सवाल अपनी जगह पर सही थे, लेकिन सीबीआई ने इस पूरे केस में अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दी और फिर जो कोर्ट में सारी चीज आई वो यही थी कि प्रतीक्षा ने खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह यह थी कि वो सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी। सिद्धार्थ के घर वाले तैयार नहीं थे और सिद्धार्थ भी मजबूर था। इसीलिए इन दोनों ने मरने का फैसला किया, लेकिन सिद्धार्थ बच गया। पर प्रतीक्षा की मौत खुदकुशी के लिए उकसाने का सिद्धार्थ कसूरवार था, क्योंकि जो 2 लोग जब मरने जाते हैं उनमें से एक बच जाए तो वो जिम्मेदार माना जाता है। यही इस केस में हुआ। बाद में सिद्धार्थ आजाद हो गया, लेकिन आज भी एक राज बना हुआ है कि प्रतीक्षा की मौत सच में खुदकुशी थी या कत्ल। क्या उसके साथ गैंग रेप हुआ था? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सारी चीजें थीं? उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने वाले डॉक्टर को सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी ने सस्पेंड भी कर दिया, और वह डॉक्टर लगातार कहता रहा कि उसकी रिपोर्ट सही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह केस ऐसे ही रह गया। प्रतीक्षा की मां आज भी प्रतीक्षा की याद में एक ट्रस्ट चलाती हैं जो गरीब और मजबूर लड़कियों की मदद करती है। इनके ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वह बाकी के साथ ना हो। वह बेबस और गरीब लड़कियों को कानूनी मदद भी देती हैं ताकि किसी और केस में किसी और के साथ यह ज्यादती ना हो। लेकिन अफसोस यही है उस मां के लिए कि उनका यही कहना है, जो लास्ट इंटरव्यू था, कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। यह एक कत्ल और गैंग रेप का पूरा मामला था जिसे पहले पुलिस और फिर सीबीआई ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे केस हमारे देश में हैं जिसमें फैसले हुए नहीं हुए, इंतजार है हो चुके हैं, और उनमें सवाल उठते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल यही उठते हैं कि जांच एजेंसी कैसे इस केस को कहां से कहां ले जाती है।
लेकिन सबसे गंभीर सवाल तब उठता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पर उंगली उठने लगे। जब प्रतीक्षा की मौत हुई थी तब वह 2 फिल्में कंप्लीट कर चुकी थी लेकिन रिलीज नहीं हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी 2 आखिरी फिल्में रिलीज हुईं। एक थी इदम उरूरा बाबू और एक थी एक तेलुगु फिल्म जो 2002 में रिलीज हुई थी। और 2004 में उनकी आखिरी फिल्म जो रिलीज हुई थी साउंड पार्टी थी। इसके अलावा कुछ फिल्मों में उन्होंने कुछ काम किए थे लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन यह 2 फिल्में कंप्लीट हुईं तो उनकी मौत के बाद 2002 और 2004 में उनकी 2 आखिरी फिल्में रिलीज हुईं। और आखिरी जो फिल्म थी साउंड पार्टी थी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।